हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए जिनने हाल पे ही यानी कि सितंबर 2024 वाले अटेम्प्ट में लॉ का एग्जाम दिया था, और खास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए भी है जिनका एग्जाम अब जनवरी में है एंड सो ऑन, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इंस्टीट्यूट किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है। मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के 1 डे बिफोर रिवीजन से और रैपिड प्रिपरेशन का जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लिया था और सुपर 80 के क्वेश्चन की जो पीडीएफ दी थी, इन 3 सोर्सेज से यानी कि 1 डे बिफोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रैपिड प्रिपरेशन और सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से 89 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। इसके पहले 101 मार्क्स का सवाल बना था जब पिछली बार जून का अटेम्प्ट हुआ था, तो इस बार 89 मार्क्स के क्वेश्चंस एसीटी के मटेरियल से आए हैं। मैं एक एक सवाल को पहले आपसे डिटेल पे डिस्कस करूंगा, यानी कि जितने भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनको मैं बहुत बखूबी डिटेल से डिस्कस करूंगा, उनके सोर्सेज भी आपको बताऊंगा। बट साथ साथ में मैं आपको अकाउंटेबिलिटी भी दूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 89 मार्क्स का एसीटी के मटेरियल से आया है तो ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये बात को मैं मीन करता हूं। ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने पेश करा हुआ हूं, जिसपे आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का लोगो दिख रहा है, इसी पीडीएफ के अंदर मेरी पूरी अकाउंटेबिलिटी है। इसी पीडीएफ के अंदर आपका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस यानी कि आंसर, जो हिंट आंसर है क्वेश्चन पेपर के साथ ही मैंने लिखे, और जहां पे जगह कम पड़ रही थी मैंने एक पेपर ऐड करके वहां पे पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से आंसर किया है ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले। सो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी दे दूं मात्र कुछ 60 सेकंड के अंदर, उसके बाद मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये पीडीएफ जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर सारे हिंट आंसर, और जहां पे मुझे हिंट आंसर कम लग रहे थे मैंने डिटेल्ड आंसर इस पे दिए हुए। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी की पूरी मेरी अकाउंटेबिलिटी है। अगर कोई वीडियो को बाद में देख रहा होगा और उसको लिंक चाहिए होगा, इस वीडियो का लिंक, जिस वीडियो के लिंक में मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप यहां पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको डिटेल्ड रिव्यू मिल जाएगा जो इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ साथ में जैसे आप देख पा रहे 89 मार्क्स के क्वेश्चन आए एससीटी के रिविजन वीडियो और मटेरियल से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं फटाफट, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब देखो, क्वेश्चन नंबर 1A जैसे पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे ही आप इस लिंक में क्लिक करोगे, लिखा हुआ है देखो, क्लिक हियर 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन वीडियो। मैंने टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया था, यहां पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एग्जांपल दिया था, ऑलमोस्ट सिमिलर है हमने जो डिस्कस किया था वहां से। यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, तो जैसे आपको दिख रहा है देखो, सेक्शन 68 से 72 मैंने हाईलाइट करके रखा था स्क्रीन में कि इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीजें मैंने अपने 1 डे रिवीजन में या अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो रैपिड प्रिपरेशन बैच लिए थे उस पे बताइए, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपके पास ये सारी चीजें मिल रही है। आप जैसे ही यहां पे देखो मेरे कमेंट लिखें कि पूरा का पूरा ऑफर इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको समझ में आएगा कि मैं यही समझा रहा था कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनेगा। आप यहां जाओगे, अगर जैसे मेरे वीडियो स्क्रीन में आपको दिखेगा, जब आप यहां पे क्लिक करोगे इस पीडीएफ के इस वीडियो में क्लिक करोगे कि यहां पे मैंने लिखा है कि या तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या तो डिफरेंस पूछेगा, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी पॉइंट में पूछेगा, और एक पॉइंट में आपको ऑफर के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। चैरिटी में मैंने बोला था इसमें बहुत जबरदस्त सवाल बन सकता है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से सवाल मैंने चैरिटी पे डिस्कस किए थे। इसके अलावा नीचे जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, बाजू में मैंने अपने कमेंट तक लिखे हुए कि आप वीडियो में क्लिक करो, क्या मैंने यही सेम बात बोली थी, आप खुद चेक कर सकते हो। एंड जब आप इन सारी चीजों का टोटल करोगे, मेरी पूरी अकाउंटेबिलिटी और जो सोर्सेज मैंने बता के लिए, ऐसे करके आपको 89 मार्क्स की अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। और प्रूफ के साथ आप क्लिक करो मेरे रिवीजन वीडियो में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो रैपिड प्रिपरेशन था वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ यार, सर ने बोला है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट भयंकर इंपॉर्टेंट। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि सर ने ये बातें बोली गई थी। काफी समय से हम सीए फाउंडेशन को ऐसे ही सर्व कर रहे हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस से हर बार ऐसी चीजें बताते हैं। पिछली बार 101 मार्क्स के सवाल बने थे, इस बार 89 मार्क्स के सवाल बने हैं। आइए फटाफट डिस्कस करते हैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है, जैसा कि आप रूबरू हैं इससे, कि भाई एक लैंडलॉर्ड था और एक टेनेंट था।
कायदे से लैंडलॉर्ड को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी थी, बट लैंडलॉर्ड किसी कारणवश से पे नहीं कर पाए। जो टेनेंट था, जिस टेनेंट का नाम है मिस्टर एम, तो मिस्टर एम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की 50,000 रुपए की और पेनल्टी के साथ। बाद में एल उसको रिफ्यूज कर रहा है कि भाई मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, पेमेंट मेड बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। यहां पे इंटरेस्टेड पर्सन मिस्टर एम थे। कायदा कहता है कि बाउंड कौन है पे करने के लिए, मिस्टर एल पे है। पे किसने किया, इंटरेस्टेड पर्सन ने, मिस्टर एम ने। तो अगर मिस्टर एम ने पे किया, यहां पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 69, और ये इंटाइटल्ड रहेगा। मिस्टर एम जो है ये इंटाइटल्ड रहेगा टू बी रीइंबर्स्ड बाय एल ₹50,000 प्लस पेनाल्टी। ये वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी अलॉन्ग विद दिस मार्क्ड आंसर। फटाफट मैं आगे चलता हूं। ये वाला सवाल ऐसा है जिसमें बच्चे लगातार मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर सिर्फ इसका बता दो आप आंसर, बट क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे इसकी वजह से मैं इसका आंसर नहीं डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो को आज पोस्ट कर रहा हूं कि भाई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ऑफर किया कि भाई वो 25 चेयर बी को बेचेंगे 1500 रुपए में। 12 तारीख को उन्होंने ऑफर किया और बोला मैं ऑफर को 15 तारीख तक ओपन रखूंगा, लेकिन उनने 13 ही तारीख को, यानी कि अपने ऑफर का जो टाइम बताया था उसने 2 दिन पहले, ये किसको बेच दिया, सी नाम के एक व्यक्ति को 1700 रुपए में बेच दिया। बी नाम का जो व्यक्ति है वो यही सोच रहा था कि चलो 15 तक ऑफर ओपन है, उसने 14 को ही ऑफर ओपन कर लिया। अब वो कहता है कि भैया मेरे साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और बी कहता है ए भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा। अब सवाल यहां पे ये आता है सर कि जब आप रिवोक कर दोगे ऑफर को तो क्या इसका कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब आपने बोला था 15 तारीख तक ऑफर ओपन रहेगा और आपने पहले ही 15 तारीख के पहले ही 13 तारीख को किसी और को दे दिया, तो सर क्या मिस्टर बी मिस्टर ए से डैमेज मांग सकते हैं? बेटा आपकी मॉड्यूल पे जाइएगा, ICAI की जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल पे जो ऑफर का जो टॉपिक है उस पे आपको ये वाले एक स्टेटमेंट मिलेंगे, एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर before its acceptance even though he had originally agreed to hold it open for a definite period of time so long as it mere offer। बरोबर है कि so long as it is mere offer it can be withdrawn whenever the offer desires। ये आपके मॉड्यूल के अंदर की बात लिखी हुई है। भले ही मैंने एग्री किया था कि एक निर्धारित समय तक मैं ऑफर को ओपन रखूंगा, बट उसके पहले ही अगर मैं इसको किसी और को दे देता हूं ये बाय डिफॉल्ट रिवोक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इवन दो ही हैड ओरिजिनली एग्रीड, उसने बोला था कि भाई मैं इसको डेफिनेट पीरियड तक ओपन रखूंगा, बट वो रिवोक कर सकता है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। कभी भी वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। तो यहां पे मिस्टर बी ने एक्सेप्ट तो किया है बिफोर 15 फरवरी 2024, बट आफ्टर रिवोकेशन बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने तब तक रिवोक कर दिया था, कैसे? उसने मिस्टर सी को दे दिया था। सो ऑफर वाज ऑलरेडी रिवोक्ड जब उसने एक्सेप्ट किया था, हेंस मिस्टर बी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए। मैं एग्री करता हूं ये थोड़ा सा काल्पनिक टाइप का सवाल है, बट आपके थ्योरी के हिसाब से, आपके मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एकदम फिट बैठता है, आपके सिलेबस के अंदर बैठता है। बताना चाहता हूं ये पेपर जो है, लोग कह रहे थे लगातार कि लेंदी है लेंदी है लेंदी है। बेटा पढ़ने को बहुत समय जा रहा है क्वेश्चन को, ये मैं मानता हूं, बट मुझे नहीं लगता लिखने में बहुत ज्यादा समय क्या होगा। लिखने के लिए आपको उचित टाइम मेरे ख्याल से मिला है। उचित टाइम का मतलब ये कि हाँ एकदम कटोकटी में 3 घंटे में कवर हो सकता था अगर आपकी तैयारी बहुत तगड़ी रहे, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन आंसर तो इसके 2-4 लाइन में खत्म हो रहे। जब भी आप देखोगे मेरे साथ साथ तो खत्म हो जाएगा। बस आपको कहानियां ज्यादा दे दी, इसकी वजह से लगा यार बहुत ज्यादा लेंदी, पढ़ने को बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इनने सिर्फ कहानी बना बना के आपके टाइम को खींचने की कोशिश की है। यही तो टेस्ट का, यही तो एग्जामिनेशन का पर्पस होता है कि आपको घुमाया जाए किसी तरीके से। बिल्कुल इजी पेपर था, एकदम ही इजी पेपर था, बस कहानियां ज्यादा बना दिया और एकदम बारीक बारीक पॉइंट में घुमाया ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो और आप अंत में जाके पूरा पेपर को ना अटेम्प्ट कर पाओ। यही इनकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी थी इस पेपर को बनाने के पीछे। और बात को ध्यान से सुनिएगा, ये चैरिटी के ऊपर भी मैंने सवाल आपको बोला था कि भाई मिस्टर ए है, ऑर्फनेज चला रहा है, अपने फ्रेंड को एस को बोलता है कि भाई मैं 2 लाख रुपए एक बच्चे के लिए डोनेट करूंगा। एस क्या करता है, इसी प्रॉमिस के ए जो है इसी प्रॉमिस के बेसिस में, क्योंकि ए जो है ऑर्फनेज चला रहा है, एस उसको प्रॉमिस करता है, ए इसी 2 लाख के प्रॉमिस में 1.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट करवा लेता है चाइल्ड का। बाद में एस रिफ्यूज कर देता है। तो बताइए क्या ए 1.5 लाख क्लेम कर सकता है? यस, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है चैरिटी करने के लिए और आपके उस चैरिटी वाले प्रॉमिस के फेथ पे, उसके भरोसे पे किसी ने अगर लाइबिलिटी बियर की हुई है तो ये चैरिटी वाला प्रॉमिस इन्फोर्सेबल रहेगा। मिस्टर ए जो है 1.5 लाख रुपए मिस्टर एस से क्लेम कर पाएंगे। इसमें आपको केदारनाथ वर्सेस गौरी
जौहरी मोहम्मद का रेफरेंस भी डालना पड़ेगा और साथ में ये स्टेटमेंट डाल के आपको बताना पड़ेगा। 2 मार्क्स का बस सवाल था, इतना ही लिखना था, 2-4 लाइन में खत्म हो जाता। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो फटाफट खत्म हो सकते हैं। अब ये वाला जो सवाल है, कमल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉमर्स बिजनेस चला रहा है, 1% कंपनी बना चुका है। उसने अपने भाई सुधाकर को कंसेंट लेके नॉमिनी बनाया। बाद में कमल चाहता है कि भाई मैं सुधाकर को हटा के किसी और को नॉमिनी बनाऊं। तो एक तो उसने रोबोट का नाम लिया, एक दिनकर का नाम लिया। तो रोबोट यहां पे कौन है? रोबोट पहली बात तो इंडिविजुअल है, एक इंडियन सिटीजन है। अब रेसिडेंट हो चाहे ना हो इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा, दिनकर भी एक इंडिविजुअल है और एक इंडियन सिटीजन है। अब रेसिडेंट हो चाहे ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों के दोनों एलिजिबल है, दोनों के दोनों नॉमिनी बन सकते हैं। अब इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा है। मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल भी दिखाना चाहता हूं, जो आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है उसकी ही वजह से लोगों को जानबूझ के थोड़ा सा, जानबूझ के तो नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है उसकी वजह से। और मैं आपको बेयर एक्ट खोल के भी दिखा देता हूं ताकि आपकी चीजें एक ही बार में यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। ये मैंने आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को खोल के लिया, मैं यहां पे सीधा लिखता हूं, रेसिडेंट लिख लेता हूं तो सीधा मेरे पास ये आ जाएगा। चलिए अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ओपीसी का आपका मॉड्यूल का है, पेज नंबर अगर मैं आपके आऊं आपकी मॉड्यूल पे तो आपकी मॉड्यूल का पेज नंबर 6.13 है। लिखता है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। खुद ही बोल रहा है नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे अदरवाइज हो। अब ये जो एंड के बाद से जो स्टेटमेंट है ना, एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यही रेसिडेंट इन इंडिया का क्या है, क्राइटेरिया है। मेरे ख्याल से आपको ये पता है, बट ये थोड़ा सा त्रुटि वाला पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा एरर, ये स्टेटमेंट ही आपको कंफ्यूज कर रहा है। देयर आर सम पीपल हु आर टेलिंग कि नहीं ठीक है रेसिडेंट नहीं होगा चलेगा बट 120 दिन रहना पड़ेगा। 120 दिन रेसिडेंट का ही क्राइटेरिया है। अब ये जो एंड है स्टेट, ये जो एरर वाला स्टेटमेंट है ना, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज कर देता और नीचे नोट करके लिख देता कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है नॉट लेस देन 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो क्लियर होता कि चलो रेसिडेंट हो चाहे ना हो चलता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? तो पता कैसे चलेगा? ये 120 दिन के क्राइटेरिया से, तो चीजें क्लियर हो जाती। अब मैं आपके सामने बेयर एक्ट खोल लेता हूं, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बेयर एक्ट सामने खोल लेता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बेयर एक्ट मैं जैसे ही खोलता हूं तो जैसा कि आप देख पाएंगे, ये मैं गया रूल्स के अंदर में गया, यहां पे मैंने चैप्टर नंबर 2 डाला रूल्स का। रूल नंबर 3 आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, 1% कंपनी के ऊपर रूल नंबर 3 मिलता है। और रूल नंबर 3 पे सामने ही देखो आपको क्या लिखा हुआ है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, से साफ लिखा हुआ है, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, शैल बी अ नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। बहुत क्लियर है। और नीचे फिर एक्सप्लेनेशन में दिया है कि रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होगा, जो 120 दिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहा है, 120 डेज और मोर, बराबर है क्या? तो ये बहुत क्लियर है भाई। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट है तो कैसे पता चलेगा है, और नहीं है तो कैसे पता चलेगा नहीं है? उसके लिए 120 दिन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो भाई साहब अगर इंडियन सिटीजन है, अगर नेचुरल पर्सन है, बात खत्म हो गई। रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो उससे कोई लेना देना नहीं पड़ता है। जो मॉड्यूल पे आपको मैंने दिखाया वो थोड़ा सा एरर स्टेटमेंट है जिसकी वजह से अपने को तकलीफ होती है। मैं इंस्टीट्यूट को कोशिश करूंगा कि इस मामले में पत्र भी लिखूं और उनको बोलूं कि इस चीज को सुधार के लिए। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं। ठीक है सर। अब बात आती है, कहता है प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर भी बताने बोला। तो प्रोसीजर कुछ नहीं करना है, नोटिस देना पड़ेगा। जो सोल मेंबर है जिसका नाम क्या है, कमल जो है, ये ओपीसी को नोटिस देगा नए वाले नॉमिनी के प्रायर रिटर्न कंसेंट के साथ। फिर जो ओपीसी है वो आरओसी को बताएगी कि हमने नॉमिनी चेंज किया। दिस विल बी द प्रोसीजर, जो एक लाइन में है। यहां पे आपका ये सवाल खत्म होता है। अब ये जो वाला सवाल है डोरमेंट कंपनी के ऊपर है कि XYZ एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है टू होल्ड पेटेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। 2 साल बाद अपना ये प्रोजेक्ट शुरू करेगी। मीनवाइल 2 साल बाद जब शुरू करेगी, ताकि मशीन का टाइम से इंस्टॉलेशन हो जाए, इन्होंने 1 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट करा है, बराबर है क्या? और परचेज ऑर्डर डाला है एक मशीनरी का कि भाई मशीन टाइम से इंस्टॉल हो जाए, भले काम 2 साल बाद शुरू होगा। कहते हैं बताइए कि क्या ये आरओसी को अप्लाई कर सकती है, वेदर कंपनी कैन गो फॉर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, क्या ये आरओसी को अप्लाई कर सकती है? तो मेरे प्यारे,
मैंने इसको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी समझा के लिया था कि डोरमेंट और इनएक्टिव दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, बट दोनों का फर्क भी बताया था। डोरमेंट कंपनी वो होती है जो या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए रखी हुई है, और साथ साथ में जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में बोला है कि 4 ट्रांजैक्शन बताएं, इन 4 के अलावा सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। आप आरओसी को कोई फाइलिंग फीस दे रहे हो, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आप ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। आप लॉ को कंप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, कुछ कंप्लायंस कर रहे हो, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि उन्होंने 4 ट्रांजैक्शन बताए हैं, कहता है ये 4 के अलावा सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बट ये 4 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब अगर अपन बात करें कि भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसको, तो वो 4 छोड़ दो सर, वो नहीं है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, उसके अलावा सारा है। तो आपको क्या बोला, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, बराबर है क्या, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, और जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट, एंड करके वर्ड लिखा हुआ है, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, तो भाई साहब आपका तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है। हाँ, आप उन 4 में से कोई एक हरकत करते कि आप ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, आरओसी को फीस दे रहे हो, लॉ की रिक्वायरमेंट के लिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो, तो वो एसएटी नहीं है, उसको बोलेंगे कि हाँ आपका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। बट उसके अलावा तो सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो ये जो आपने डाउन पेमेंट किया 1 करोड़ रुपए का, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो आपने एक शर्त पूरी नहीं की, आप भले फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने हुए हो, आप भले आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। आपका तो हो रहा है, तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते आरओसी से, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर कहता है कि भाई एक्सपल्शन के ऊपर बात बताइए कि भाई वो एक्सपल्शन के लिए पावर होना चाहिए, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेजोरिटी से इस्तेमाल करोगे, बेस्ट इंटरेस्ट में करोगे, नोटिस सर्व करोगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। फिर जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो कहता है कि एक बार पार्टनर को आपने एक्सपल कर दिया तो क्या वो थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा? ऐसा नहीं है। एक्सपर्ल्ड पार्टनर की भी सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है जैसे कि एक रिटायर्ड पार्टनर की होती है, जो मैंने बाजू में लिखा हुआ है। यानी कि ये तब तक थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा जब तक ये खुद पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, या तो इसके जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म यानी कि जिन लोगों ने इसको निकाला है, तो जो बचे वाले लोग हैं, अदर पार्टनर भी अगर पब्लिक नोटिस दे तो भी चलेगा, बट जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक ये लायबल ठहराने वाला है। ठीक है सर, यहां तक की भी बात हमको समझ में आई। अब ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेक्शन क्वेश्चन 2A1 के अंदर अपने को बोला है भाई साहब देखो, एक बड़ा डिस्क्रिप्शन था जबरदस्त कि आरके ट्रेडर से बायर है और यहां पे सीके ट्रेडर सेलर है। तो बायर जो है सेलर के साथ डील कर रहा है स्पेसिफिकली उन राइस के लिए जो ग्रोन इन छत्तीसगढ़ है। ग्रोन इन छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है कि भाई साहब छत्तीसगढ़ के स्टेट में उगे वाला राइस, ग्रोन इन छत्तीसगढ़, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। पिंक कलर के बैग्स ऑफ 25 kg, ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। ऐसे 2000 kg के बासमती राइस चाहिए थे, बट ऐसा हुआ 1800 kg के बासमती राइस महाराष्ट्र वाले हो गए व्हाइट कलर में, और 30 kg के पैकेजिंग में हो गए। बचे 200 हैं वो आपके छत्तीसगढ़ वाले हुए। तो एक तो भाई साहब यहां पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन का ब्रीच हो गया कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया ग्रोन इन छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़ के नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात अपने पास आती है कि भाई छत्तीसगढ़ का बोल के आप महाराष्ट्र का दे दिए। दूसरा, आपने क्वांटिटी पे भी गड़बड़ किया। 2000 kg अपने को बोला था, वो भी छत्तीसगढ़ का, आपने 1800 दिया महाराष्ट्र वाला और 200 दिया छत्तीसगढ़ वाला। तो इस पे एक सेक्शन और लगता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन नंबर 37। तो सेक्शन नंबर 15 तो आपको पता है, मैं 37 आपको अच्छे से पढ़ा दूं। ये मैंने बेयर एक्ट की कटिंग यहां पे जोड़ के ली हुई है और मैं सीधा आपका फोकस ले जाना चाहता हूं सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन नंबर 3 पे, जो कहता है कि अगर सेलर डिलीवर करता है बायर को गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल करने के? छत्तीसगढ़ वाला राइस ग्रोन इन छत्तीसगढ़ 2000 kg, लेकिन उसको मिक्स कर दिया गुड्स ऑफ अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, महाराष्ट्र वाला दे दिया, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी तो बात भी नहीं हुई थी। तो बायर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस, यानी कि वो महाराष्ट्र वाले को रिजेक्ट कर सकता है एंड रिजेक्ट कर सकता है रेस्ट को, बराबर। तो पहला कहता है कि भाई साहब एक्सेप्ट करेगा छत्तीसगढ़ वाले को, रिजेक्ट कर देगा महाराष्ट्र वाले को। और लिखा है मे रिजेक्ट द होल, पूरा का पूरा भी रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको यहां पे सवाल यही पूछा हुआ है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो भैया 15 के हिसाब से ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन की इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है, जैसा डिस्क्राइब किया था वैसा करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दूसरा,
रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर करने की वजह से बायर चाहे तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है इंटायर क्वांटिटी। अब एक सवाल और पूछा है कि क्या रेमेडी इसको अवेलेबल होगी अगर इसको एक्सेप्ट करना पड़ा इंटायर क्वांटिटी, क्योंकि इसको आगे अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था बायर को। इसका आंसर मैंने यहां फ्रेम करके रखा है, हाउएवर इफ द बायर चूजेस to accept the goods to fulfill other contractual obligation they can claim damages for non conforming part of the delivery, या तो प्राइस के लिए नेगोशिएट कर सकते। ये मेरा फ्रेम किया हुआ आंसर है, ठीक है सर। यहां तक की भी बात समझ में आ गई। 2A1 भी आपका पूरा हो गया। अब ये वाला भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कार्तिक नाम का एक व्यक्ति है, वो वसंत को बोलता है कि भाई मैं अपना लैपटॉप बेचूंगा, लेकिन इसका प्राइस कुसुम नाम की एक व्यक्ति डिसाइड करेगी, क्योंकि कुसुम एक हार्डवेयर इंजीनियर है, ठीक है सर। बाद में कार्तिक अपना दिमाग बदल लेता है, कुसुम को वो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताता है और इसकी वजह से कुसुम वैल्यूएशन नहीं कर पाती है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। फिर वसंत कहता है भाई मेरे को, कार्तिक भाई मुझे बहुत जरूरत है लैपटॉप की, कृपा कर दे दे, मैं इसका रीजनेबल प्राइस पे करता हूं ना तेरे को। बट कार्तिक बोलता है कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको तुझे बेचने वाला नहीं हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या कार्तिक बाउंड है अपने प्रॉमिस से कि उसको लैपटॉप देना ही पड़ेगा? पहला सवाल। और अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो वसंत को क्या रेमेडी है? तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस पे सेक्शन नंबर 10 लगेगा। सेक्शन नंबर 10 की कटिंग बेयर एक्ट की मैंने यहां पे आपके सामने रखी हुई है। कहता है भाई साहब एग्रीमेंट टू सेल हुआ, बिल्कुल हुआ, कार्तिक और वसंत के बीच में। इस टर्म्स में हुआ कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करेगी, और अगर वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाती है, कैन नॉट और डज नॉट, कैन नॉट और डज नॉट का मतलब वो करना चाहती है, कार्तिक भाई साहब आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया इसलिए कैन नॉट हुआ, डज नॉट का मतलब वो मना ही कर देती। तो यहां पे कुसुम ने मना नहीं किया, आपकी वजह से वो वैल्यूएशन नहीं कर पाई, तो कहता है ये एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट अवॉइड हो चुका है, ठीक है सर। फिर जो दूसरा सबसेक्शन है अगर आप देखोगे तो ये कहता है अगर जो थर्ड पार्टी यानी कि कुसुम इस इंस्टेंट केस के अंदर वो प्रिवेंट होती है बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, किसके फॉल्ट की वजह से उसको प्रिवेंट किया गया कि वैल्यूएशन ना करे? सेलर, वसंत भाई साहब, सॉरी कार्तिक भाई साहब, आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया। तो कहता जो पार्टी फॉल्ट में नहीं है वो सूट मेंटेन कर सकती है डैमेजेस के लिए। तो भाई साहब यहां पे बड़ी क्लियर सी बात है, रेमेडी क्या अवेलेबल रहेगी किसको? वसंत को, कि वसंत सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट? वसंत के अगेंस्ट। बट वो बाउंड नहीं है वसंत की उसको लैपटॉप देना पड़ेगा, उसने मना कर दिया, वैल्यूएशन नहीं करवाया, तो वहीं पे एग्रीमेंट क्या हो गया? अवॉइड हो गया, ठीक है सर। फिर ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने वाली बात है, ये सेक्शन 10 के ऊपर है आपका। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाता है तो दो उसके इफेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब ये आता है कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहां पे एलएलपी को कंपलसरी अपना नाम चेंज करना पड़ता है, और एक्सप्लेन करो कंप्लायंस। तो आपको पता होगा सेक्शन नंबर 17 के ऊपर है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन 17 का। वो कहता है भाड़ में जाए 15 में क्या लिखा है 16 पे क्या लिखा है, क्योंकि 15 में नाम रिजर्व हो रहा है, बराबर है क्या? 15 के अंदर ये बता रहा है कि भाई आपका आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए नाम, और 16 के अंदर नाम एक प्रकार से रिजर्व हो रहा है, ठीक है सर। 17 ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में या आपकी एलएलपी ने नाम चेंज किया है, तो आपकी एलएलपी का नाम या तो आइडेंटिकल है या तो टू नियरली रिजेंबल है किसी दूसरी एलएलपी से, किसी दूसरी कंपनी से, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो इनके कहने पे सीजी आपको डायरेक्ट कर सकती है कि आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो सीजी के डायरेक्शन से 3 महीने के अंदर आपको कंपलसरी अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और जब आप नाम चेंज कर लोगे वहां से 15 दिन के अंदर आप आरओसी को इसकी इंटीमेशन देते हो अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीजी। फिर आरओसी भी नेसेसरी चेंजेस कर लेता है और आपको एलएलपी एग्रीमेंट में भी इसके चेंजेस करने होते हैं। तो 17(1) और 17(2) के हिसाब से इसके पूरे के पूरे आंसर आएंगे। स्मॉल एलएलपी भी मैंने आपको बोला था इसको पढ़ के जाना। अगर ऐसी एलएलपी जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड नहीं करता, और एंड की बात है यहां पे, और का मतलब एंड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के हिसाब से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 40 लाख को अगर एक्सीड नहीं करता, 40 लाख के अंदर है, तो आपको स्मॉल एलएलपी बोला जाता है, 21 टीए के अंदर आता है, ठीक है सर। फिर यहां पे एक बात आती है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर और आप उसको परमिट कर रहे हो कि रिप्रेजेंट करे, और या तो आप खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप पार्टनर, जब आप पार्टनर नहीं हो, इन दोनों ही परिस्थिति में आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। और कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको पार्टनर मानते हुए फर्म को किसी प्रकार का क्रेडिट देता है, तो आप भी लायबल रहेंगे, भले आप एक्चुअली पार्टनर नहीं है, बट अपने आप को आपने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ पार्टनर, या कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा था और आपने उसको परमिट किया, तो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखो ये वाला, सुमन है, इसका 10% शेयर है प्रॉपर्टी पे,
फर्म की प्रॉपर्टी पे, 200 लाख रुपए की फर्म की प्रॉपर्टी है, वो रिटायर हो जाती 31 मार्च 2023 को। फर्म कंटिन्यू धंधा करता है, कोई भी फाइनल सेटलमेंट नहीं करता है एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड पार्टनर के बीच में, यानी कि सुमन के साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। और कंपनी पार्टनरशिप फर्म जो है 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2023 को सुमन रिटायर हुई और ठीक एक फाइनेंशियल ईयर के बाद फर्म ने 10 लाख रुपए कमाए। अब सुमन कह रही है कि भाई साहब मेरा आज भी तुमने कोई सेटलमेंट नहीं किया है, तो मुझे इस प्रॉफिट में से 3 लाख रुपए मेरा हिस्सा चाहिए। यहां पे जो बाकी के पार्टनर हैं ये रिजेक्ट करते हैं, और यहां पे क्वेश्चन में आपको बताया हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बिटवीन कॉन्ट्रारी, यानी कि ऐसा कोई कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई आपको एक बार आप पार्टनरशिप से गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा देयर इज नो कॉन्ट्रारी कॉन्ट्रैक्ट। आपको बोल रहा है एग्जामिन करिए वैलिडिटी ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय सुमन। सुमन के द्वारा जो अमाउंट क्लेम किया उसका वैलिडिटी बताइए। तो आपको खुद पता है ये सेक्शन नंबर 37 के द्वारा गवर्न होता है। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, आपको उतना मिलता है जितना आपका रिटायरमेंट के वक्त हिस्सा था। तो भाई साहब आज अगर देखें तो 10 लाख रुपए कमाया गया है, आज तक आपको कुछ वापस नहीं किया। 200 लाख में आपका कितना परसेंट है? 10% है, यानी कि 20 लाख रुपए आज भी आपका लगा हुआ है, और आपके 20 लाख को यूज करते हुए यहां पे कितना 10 लाख कमाए। तो भाई साहब आपका 10% ही है ना सुमन जी। तो भाई ऐसा होगा कि 10 लाख जो कमाया गया है और आपका जो 10% है उससे आया 1 लाख रुपए। या तो आप इतना मांग लो, या तो आप अल्टरनेटिवली 6% मांग सकते हो। किसका 6%? आपका जितना हिस्सा आज भी बचा हुआ है उसका 6% पर एनम का इंटरेस्ट मांग सकते हो। तो आइए फटाफट देखते हैं। तो सुमन जी अगर आप देखोगे 10% प्रॉफिट अर्न आफ्टर हिज रिटायरमेंट कितना हुआ भाई? 1 लाख। क्यों? 10 लाख का 10% 1 लाख। या तो आप ये मान लो, या तो 6% पर एनम 20 लाख रुपए में आपका हिस्सा कितना है, मतलब 200 लाख में आपका हिस्सा कितना? 10% यानी कि 20 लाख है। अब 20 लाख का अगर हम 6% करेंगे सालाना तो 1.2 लाख आता। तो या तो आप 1 लाख मांगोगे या तो 1.2 लाख मांगोगे। ये 3 लाख रुपए का क्लेम किसी भी हालत में आपका बनते हुए दिखता नहीं है। तो पार्टनर यहां पे सही है जो आपके 3 लाख के क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपका हिस्सा बनेगा 1 लाख रुपए का, और या तो आपका हिस्सा बनेगा कितना? 1.2। 1 लाख कैसे बनेगा भाई? आपका 10% का हिस्सा है, ठीक है, वो 10% को आज भी यूज कर रहे हैं, तो वो 10% के हिसाब से 10 लाख पे 10% के तो 1 लाख, और भाई साहब कितना है? 200 लाख में 10% यानी कि 20 लाख रुपए, यानी कि जितना आपका कैपिटल लगा हुआ है उस कैपिटल पे 6%। तो भाई साहब 20 लाख का 6% 1.2 लाख, तो 3 लाख का क्लेम तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है इंस्टीट्यूट का इसमें आंसर अलग रहे, बट मोटा मोटा तो मुझे यही दिख रहा है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जेवी लिमिटेड वाला। अब इसको मैं सरल शब्दों में बता देता हूं। जेवी लिमिटेड एक कंपनी है, 5 करोड़ रुपए लिए स्टार बैंक लिमिटेड से। ठीक है सर, इन्होंने क्या किया, 5 करोड़ रुपए तो ले लिया, बट कंपनी के जो बोरोइंग पावर्स है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 1 करोड़ तक रिस्ट्रिक्टेड है। बैंक ने 2 इंस्टॉलमेंट में इनको 5 करोड़ रुपए दिए, पहले दिए 1 करोड़ और उसके बाद दूसरा अमाउंट दिया 4 करोड़, ऐसे करके 5 करोड़ आए। जैसे ही ड्यू डेट आई रीपेमेंट की तो कंपनी रिफ्यूज कर रही है कि भाई हम 5 करोड़ रुपए पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अल्ट्रा वायरस है, और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये शो हो रहा है कि कंपनी ने इस पैसे को यूटिलाइज किया है। 3 करोड़ तक तो कंपनी ने अपने लॉफुल डेट के लिए इसको यूटिलाइज कर लिया। बचा हुआ जो 2 करोड़ है वो ट्रेसेबल नहीं है कि कंपनी ने उसको कहां किया, बट ये बहुत जरूरी से दिख रहा है कि 3 करोड़ कंपनी ने तो अपने लॉफुल डेट में लगाया हुआ है। तो बताइए कंपनी के जो डिनाई कर रही है उसका क्या होगा? तो इसका बड़ा क्लियर आंसर है, अगर अल्ट्रा वायरस लोन यूटिलाइज किया गया है मीटिंग के लॉफुल डेट में, इन मीटिंग लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, तो लेंडर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डेटर पेड ऑफ, जो डेटर को पे किया गया है उनके शूज में वो पैर रख लेता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज लोन टू द एक्सटेंड। यानी कि भले आपने 5 करोड़ का लोन लिया, आपने 4 करोड़ का एक्स्ट्रा लिया है माना, बट आपने उस पे 3 करोड़ रुपए तो अपने लॉफुल डेट पे लगाए ना, तो वो रिकवर हो सकता है। कंपनीज रिफ्यूजल जो इंटायर 5 लाख रुपए है ये पार्शली वैलिड है। क्यों पार्शली वैलिड है? क्योंकि बियॉन्ड 1 करोड़ तो अल्ट्रा वायरस था माना, बट कंपनी ने इसको यूज किया 3 करोड़ को लॉफुल डेट में, इट मस्ट रीपे एटलीस्ट दैट अमाउंट, 3 करोड़ तो पे करना पड़ेगा। और बैंक जो है 2 करोड़ भी रिकवर कर सकती है अगर वो ये स्टैब्लिश कर दे बैंक कि ये 2 करोड़ भी लॉफुल डेट पे लगा है। अगर ये स्टैब्लिश कर दे तो वो 2 करोड़ भी वसूल पाएगी। अगर लगता है कि वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, वो अल्ट्रा वायरस एक्ट पे गया, तो फिर 2 करोड़ बैंक के लिए बैड डेट हो जाएगा। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। कॉमन सील के ऊपर सवाल है, तो भाई साहब बड़ा क्लियर सवाल है।
कॉमन सील ऑप्शनल है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। अब कॉमन सील है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो मानेगा कंपनी ने साइन किया है। लेकिन अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी है तो उस परिस्थिति के अंदर जहां जहां कंपनी सेक्रेटरी भी, तो एक डायरेक्टर के साथ साथ एक सीएस साइन करेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो, नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो काम चल जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर कंपनी सेक्रेटरी रहेगा? हाँ सर, डायरेक्टर एंड सीएस हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज और लिक्विडेटेड डैमेज के बारे से पूछ रहा है। बहुत जोर से आपको बताया था कि हॉट टॉपिक है 25(1), 25(2) के अंदर ये सारी चीजें कवर होती है। एक्चुअल में ये 25(1) के अंदर आता है, फिर ये 25(3) के अंदर आता है, 25(2) के अंदर वॉलंटरी सर्विस वाली बात आती है। चलिए, ये भी बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल। 4A1 में अपने को बताया है कि भाई राघव नाम का एक व्यक्ति है, उसको एक डायमंड वाली रिस्ट वॉच मिली, लगभग 1 लाख रुपए की है। उसने उसको उठाया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई ट्रू ओनर मिल जाए। काफी समय तक ट्रू ओनर नहीं मिला तो राघव ने इसको अपने लड़के महेश को दे दिया। महेश अब घड़ी को पहन रहा था, तो यहां पे जैसे ही महेश घड़ी पहन रहा था तो एक माधव नाम का व्यक्ति जो इस घड़ी का ट्रू ओनर था, उसकी नजर पड़ी कि भाई साहब महेश तो मेरी घड़ी पहना हुआ है। महेश से वो मांगा घड़ी, कौन? माधव। महेश ने मना कर दिया, बोले भाई मैं आपको ये दूंगा नहीं। इसके बाद राघव जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, वो माधव को, ट्रू ओनर को फोन करता है और कहता है कि भाई साहब ऐसा है, 20,000 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने 20,000 रुपए खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट में आपको खोजने के लिए, ठीक है? और अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको सूट फाइल कर दूंगा। लिमका ढिमका कहानी बता दिया। अब कहता है क्या भाई वो रिस्ट वॉच को, यानी कि जो ये व्यक्ति है राघव, वो रिस्ट वॉच को अपने लड़के को दे सकता है? तो यहां पे मेरा इंटरप्रिटेशन, इसमें इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। देखो, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में 2 + 2 4 भी हो जाता है, 2 + 2 5 भी हो जाता है। ये लॉ की बात कर रहा हूं मैं। आप जैसा चाहो आप क्लाइंट के हिसाब से अपने लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर आप सेक्शन नंबर 71 याद रखेंगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का, तो उसमें बोला है कि भाई फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को ड्यूटी है कि ट्रू ओनर को खोजना है और उसको हैंडओवर करना है गुड्स, यूज नहीं करना है, अप्रोप्रिएट नहीं करना है गुड्स को। तो भाई 71 के हिसाब से आपको यूज नहीं करना है, तो यूज नहीं करना है तो आप गिफ्ट भी नहीं कर सकते। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। इंस्टीट्यूट का आगे पीछे हो सकता है आंसर, तो समझेंगे। दूसरा, वार्निंग दी जा रही है माधव को कि भाई आप स्यू कर सकते हो क्या फॉर रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंस, यानी कि जो वार्निंग दे रहा है कि मैं सूट फाइल कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 168 में आपको बताया हुआ है कि आपका जो वॉलंटरी इनकर्ड एक्सपेंस है, वॉलंटरी इनकर्ड एक्सपेंस जो आपने लॉफुल एक्सपेंस के, जो भी ट्रबल एंड एक्सपेंस आपको वॉलंटरी आपने किया है, आप इसके लिए गुड्स को रिटेन कर सकते हो, यानी कि घड़ी को रिटेन कर सकते हो। बट इसके लिए आप उसको सूट फाइल नहीं कर सकते। तो सर सूट कब फाइल कर सकते हैं? सूट आप तब फाइल कर सकते हो जब जो बेचारा ओनर है उसने कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया, एडवर्टाइजमेंट किया कि भाई मेरी घड़ी खो गई, जो भी खोज के लाएगा मैं 5,000 रुपए दूंगा। तो आप इस 5,000 के रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन जो आपने लॉफुल एक्सपेंस वॉलंटरी इनकर किया है, इसके लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो 168 के हिसाब से आप लॉफुल एक्सपेंस के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। रिवॉर्ड होता अनाउंस तो आप सूट फाइल कर सकते। क्या आप रिस्ट वॉच की पोजीशन रख सकते हो? द आंसर इज यस। पोजीशन आप दोनों ही केस पे रख सकते हो, चाहे उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया हो तो भी आप पोजीशन रख सकते हो, चाहे उसने लॉफुल एक्सपेंस आपको पे करने से मना कर दिया तो भी आप रिटेन करके रख सकते हो पोजीशन को, जब तक आपका लॉफुल एक्सपेंस नहीं मिलता। तो दोनों ही केस पे आप रिटेन तो कर सकते हो, लेकिन भाई साहब आप सूट फाइल नहीं कर सकते लॉफुल एक्सपेंस के लिए। रिवॉर्ड अनाउंस होता तो सूट फाइल होता। सेल कर सकते हो रिस्ट वॉच को? हाँ कर तो सकते हो, लेकिन 169 बोलता है आप तब सेल कर सकते हो जब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मिला और लॉफुल एक्सपेंस पे नहीं कर रहा, पहली सिचुएशन, या मिल ही नहीं रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए। यहां पे मिल चुका है लेकिन शायद वो पे नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अब अगर मिल गया है पे नहीं कर रहा है, तो क्या जितनी कीमत है उस गुड्स की उसका 2/3 और मोर आपने उसके ऊपर खर्चा कर दिया है? तो भाई साहब आपने सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए खर्चा किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 1 लाख रुपए की वॉच है। तो भाई साहब क्या आपने 2/3 और मोर खर्चा किया? नहीं किया ना। तो आप अभी फिलहाल इसको नहीं बेच सकते। 2/3 और मोर अगर आप इसके ऊपर खर्चा कर लिए होते तो आप इसको शायद बेच सकते थे। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये वुलन गारमेंट्स लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है वुलन गारमेंट्स लिमिटेड का ग्रुप ऑफ वुमेन के साथ कि भाई वुलन क्लोथ्स जैसे कि स्वेटर हो गया, मंकी कैप हो गई, मफलर हो गया, ये सब सप्लाई करना है, और ये सप्लाई करना है एंड ऑफ अक्टूबर तक, यानी कि विंटर सीजन स्टार्ट होगा उसके पहले आपको सप्लाई करना है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइक हो गया इनके वुमेन के फोर्स पे, और इसकी वजह से पूरा विंटर खत्म हो गया और उसके बाद ये डिलीवरी कर रहे हैं। तो आपको बताना है क्या कंपनी रिजेक्ट कर सकती टोटल सप्लाई बाय द वुमेन ग्रुप? हाँ भाई,
सेक्शन 55 के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम एसेंस था, और अगर आप सही टाइम पे नहीं करते हो तो ये वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी। तो हाँ भाई, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर वुमेन ग्रुप आपको रिक्वेस्ट कर सकती है, आप कर सकते हो एक्सेप्ट, लेकिन आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो देखो यहां पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, the company that reject the total supply due to the delay as time was the essence in this contract. The company can also accept the delayed supply if it chooses to, but it can claim compensation for the losses suffered due to delay in delivery. तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 55 के हिसाब से। ये वाली जो बात है ये आपका 138, 139, 140 के ऊपर है कि भाई साहब ऐसा है कि वेयर अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, कब माना जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। और बताइए कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे माना जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशन टू बी कंप्लाइड विथ फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस। शर्तें बताए तो 138, 139, 140 के ऊपर है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है मोटा मोटा। ठीक, जीवन में आगे बढ़ते हैं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट है। ये वाला सवाल बड़ा प्यारा है। ये जो सवाल है जिसमें अशोक भी है, मंगेश भी है, राहुल भी है और एक्सेट्रा लोग हैं, इसको मैं समझाना चाहता हूं। मैंने अपने हिसाब से यहां पे क्वेश्चन को इजी वे में किया हुआ है। और मैं अगेन डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है इंस्टीट्यूट का आंसर इस पे गलत रहे, क्योंकि कई बार आपका और दूसरे वाले का इंटरप्रिटेशन अलग होता है। लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको मैं बता रहा हूं। यहां पे अशोक नाम का एक व्यक्ति, इसने सेल और रिटर्न के बेसिस में मंगेश को डिलीवर किया कोई गुड्स। ठीक है, कोई गुड्स का मतलब यहां पे मोटा मोटा जो मैं देख पा रहा हूं कैमरा यहां पे। ठीक है सर। फिर मंगेश ने क्या किया, इसको डिलीवर कर दिया राहुल को फॉर कैश ओनली, यानी कि राहुल को अगर मंगेश से ओनरशिप लेनी तो मंगेश को कैश देना पड़ेगा। राहुल ने सेल और रिटर्न के बेसिस में विशाल को दे दिया और विशाल से घड़ी घूम गई। मैं बताना चाहता हूं ये केस लॉ मेरे पास ऑलरेडी है। जिन बुक से मैं रिसर्च करके क्वेश्चन बनाता हूं, मैं जब ये पेपर आया था मैंने तभी क्रॉस चेक कर लिया था कि ये क्वेश्चन वहीं से उठा के दिया है, और मेरा और फर्म हो गया, मेरा बिलीव और फर्म हो गया कि मैंने कहा भाई ऐसे बुक्स को उठा के और अपने को सवाल आपको उठा उठा के आने वाले समय में देने हैं। तो वहां पे सीधा यही लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो है ना, मंगेश अकेला लायबल रहेगा किसको, अशोक को। एक केस लॉ के ऊपर है वो, मैं आपको जब भी रेगुलर या रिवीजन क्लास में अपन रहेंगे तो मैं आपको उस केस लॉ का भी रेफरेंस दूंगा, तो आप ध्यान से समझना। अशोक ने जैसे सेल और रिटर्न में मंगेश को कैमरा दिया और मंगेश ने जैसे ही उसको डिलीवर कर दिया राहुल को फॉर कैश ओनली, बरोबर है क्या। राहुल ने क्या कर लिया, सॉरी मंगेश ने क्या कर लिया, मंगेश ने अडॉप्ट कर लिया क्या, द ट्रांजैक्शन एंड बिकेम द ओनर। तीन तरीके से आप ओनर बनते हो, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या तो आप रिटेन कर लेते हो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, या तो आप कोई ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लेते हो जिससे आपका इरादा दिखता है कि आप लेना चाहते हो। तो मंगेश भाई साहब जैसे ही आपने इसको सेल फॉर कैश ओनली को राहुल को डिलीवर किया, उसी मोमेंट में आपने ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लिया, उसी मोमेंट आप क्या बन गए, ओनर बन गए। जैसे ही आप ओनर बने तो भैया आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब राहुल तो ओनर तब तक नहीं बनेगा जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा, और राहुल ने आपको कोई पैसे नहीं दिए, राहुल ने फिर विशाल को दे दिए। ये सब कहानी बताई गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, मेरे दिमाग में जो समझ में आ रहा है। तो कायदे से तो अशोक जो है उसका कोई राइट नहीं अगेंस्ट राहुल और विशाल, वो राहुल और विशाल से उसका कोई लेना देना नहीं है। मंगेश अलोन बाउंड टू पे द प्राइस टू अशोक, मंगेश जो है वो अकेला ही लायबल रहेगा अशोक को पे करने के लिए। अशोक को क्या प्राइस पे करेगा, मंगेश क्या पे करेगा, प्राइस पे करेगा। बट राहुल और विशाल, यानी कि क्वेश्चन आपको पूछा कि मंगेश, राहुल और विशाल क्या ये तीनों लायबल रहेंगे, नहीं भाई, उनसे तीनों से क्या लेना देना है। अशोक ने इसको दिया था मंगेश को, और मंगेश ने ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करके अपने आप को ओनर बना लिया भाई, तो आप दोगे। अभी बाकी की चीजें आपको कहानी बताने के लिए, सिर्फ कहानी बताने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो, कहीं और आपका दिमाग डाइवर्ट हो और आप कुछ तो भी आड़ा तिरछा लिखो जिसमें इंस्टीट्यूट को मार्क्स करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहां पे मंगेश जो है ये अलोन लायबल रहेगा, वो जॉइंटली लायबल होने वाले नहीं है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको क्लियर हो गई है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, थोड़ी भी चीजें आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अंसारी है, बराबर है क्या, जयपुर का है। उसने 100 स्मार्ट टीवी 50,000 के भाव पे किसको दी है, बाबूराम ऑफ दिल्ली, यानी कि हर सेट के लिए 50,000 लेने वाला है। ठीक है, ही डिलीवर्ड द टीवी सेट टू चेतन। तो भाई साहब अंसारी ने पहले बाबूराम को बेचा है, अब बाबूराम को बेचना है तो मतलब उसके पास तक भेजना भी पड़ेगा। तो चेतन एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है, उसको ट्रांसमिशन के लिए दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मीनवाइल जो बाबूराम है इसने इस टीवी सेट को श्यामलाल को बेच दिया 60,000 पर सेट में। तो इसको आप बोल लो सबसेल हुआ है, जब ट्रांजिट में था उसी बीच में इसने श्यामलाल को बेच दिया। अब इसकी कहानी मैं रिपीट कर देता हूं, आगे की कहानी को शॉर्ट पे बता देता हूं। तो चेतन नाम का व्यक्ति है ना, चेतन नाम का व्यक्ति जैसी डेस्टिनेशन में पहुंचता है
और बाबूराम उससे डिलीवरी मांगता है तो चेतन रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है। हो सकता है कहता है कि भाई मेरा भत्ता दो, वेजेस दो, मैं इतनी मेहनत करके लाऊं, जब तक आप मेरे को बख्शीश नहीं दोगे तब तक मैं आपकी उसको डिलीवरी नहीं दूंगा। चेतन इसकी वजह से डिलीवरी देता नहीं है, रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है। इसकी वजह से बाबूराम जो है वो आगे श्यामलाल को डिलीवरी नहीं कर पाता है और इसकी वजह से भयंकर नुकसान हो जाता है। बराबर है क्या? ही फेल्ड टू डिलीवर टीवी सेट टू श्यामलाल एंड सफर्ड अ ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू बाबूराम, दैट इज व्हाई ही फेल्ड टू डिलीवर टीवी सेट टू श्यामलाल, और उससे नुकसान हो जाता है। अब आपको बोल रहा है बताओ इस परिस्थिति में क्या हुआ। यहां पे अंसारी नाम का जो व्यक्ति है वो चेतन को बोलता है, चेतन तेरे को कोई जरूरत नहीं है बाबूराम को डिलीवरी करने की, स्टॉप डिलीवरी बोलता है और वो कहता है वापस ले आ। बराबर है क्या? रीडिलीवर कर दे उसको, जयपुर लेके आ जा सामान को। सवाल यह आता है कि अंसारी के पास राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है? द आंसर इज नो, क्योंकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो बायर का इंसॉल्वेंसी है। यही नहीं हुआ तो भाई साहब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट किधर हो गया? कहीं भी इंसॉल्वेंसी की बात किया, बाकी शर्त पूरी हो रही कि हाँ भाई हमने पोजीशन छोड़ दिया है, अभी गुड्स ट्रांजिट में, बट बायर इंसॉल्वेंट किधर हुआ? बायर इंसॉल्वेंट हुआ ही नहीं, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे आएगा? दूसरा, क्या बाबूराम क्लेम कर सकता है डैमेज फॉर लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी? बिल्कुल, बाबूराम क्या क्लेम कर सकता है अंसारी से? लॉस ड्यू टू नॉन डिलीवरी ऑफ टीवी, सेक्शन नंबर 57 के अंदर आता है। बायर का जो राइट्स है अगेंस्ट सेलर, क्या अगर आपने नॉन डिलीवरी किया उससे जो भी डैमेज हुआ वो बायर सेलर से मांग सकता है। तो सेक्शन 57 के हिसाब से हाँ, बाबूराम जो भी लॉस सफर हुआ है वो अंसारी से डैमेजेस के रूप में मांग सकता है। फिर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि कोर्ट के ऑर्डर से कब कब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। देन अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यहां पे बड़ा क्लियर है भाई साहब कि इंडोर्स हो गया है, लेकिन डिलीवरी जब तक वो व्यक्ति नहीं करेगा जिसने इंडोर्स किया है तब तक इसको नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा। तो सवाल बड़ा क्लियर है, अमन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया बब्बन के ऊपर, उसने एक्सेप्ट भी किया, पेबल टू मगन और ऑर्डर है यानी कि ये पे ही है। मगन इंडोर्स कर दिया बिल गगन को, गगन इंडोर्स कर दिया बिल आकाश को टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि गगन ने इंडोर्स तो किया लेकिन डेथ हो गई गगन की ऑन द सेम डे, और उसका एक ही सन है अनिकेत, उसने डिलीवर किया बिल किसको? आकाश को ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय हिज डिसीज्ड फादर, यानी कि डिसीज्ड फादर का इरादा यही था कि भाई आकाश को देना है। तो ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द ड्यू डेट, यानी कि आकाश जैसी बिल को प्रेजेंट कर रहा है किसको? बब्बन को, क्योंकि बब्बन यहां पे क्या है? ड्रॉई है। तो बब्बन रिफ्यूज कर रहा है कि बोले मैं पे नहीं करूंगा। एक्सप्लेन करिए डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है और डिसाइड करिए कि क्या आकाश इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट। तो 57 के हिसाब से आता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट मेक नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, जिसने इंडोर्स किया है वही डिलीवर करेगा, उसका एलआर डिलीवरी करके इसका नेगोशिएट नहीं कर सकता है। ठीक है सर। फिर जीवन में आगे आते हैं, क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? द आंसर इज यस। कैसे? आइए ध्यान से समझते हैं। रिलायबल लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में। फॉर पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, एक यूएसए बेस्ड कंपनी एक्सपोर्टर, उनने इस पेमेंट के लिए इंडियन कंपनी ने एक बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज मनीष के ऊपर। तो भाई साहब इंडियन कंपनी है, बराबर नीचे लिखा हुआ है कि ये जो इंडियन कंपनी ना, बिल ऑफ एक्सचेंज वाज साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द ड्रॉअर कंपनी। ड्रॉअर कंपनी कहां है? इंडिया की है, तो उसका ऑथराइज्ड पर्सन साइन किया है। ठीक है सर। किसके ऊपर ड्रॉ किया? मनीष के ऊपर। मनीष कहां है? रेसिडेंट ऑफ मुंबई है, इंडिया का है। हु एक्सेप्टेड द बिल एट मुंबई पेबल टू द एक्सपोर्टर इन लॉस एंजलिस। तो भाई यहां से आगे मैं बढ़ता ही नहीं, यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। भाई साहब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉन और मेड इन इंडिया। क्या ये ड्रॉन है इंडिया में? यहां पे नीचे ही बोल दिया कि आप अज्यूम कर लेना बिल ऑफ एक्सचेंज को कंपनी का ऑथराइज पर्सन साइन किया, तो कंपनी का ऑथराइज पर्सन कहां साइन करेगा? इंडिया का है, तो ड्रॉन इन इंडिया हो गया। दूसरा होता है या तो मेड पेबल इन इंडिया हो या ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो। तो क्या ये मेड पेबल रेसिडेंट मेड पेबल इन इंडिया? नहीं भाई साहब, ये पेबल कहां पे है? पेबल है ये लॉस एंजलिस में। क्या ये जो ड्रॉई है, जो ड्रॉई इंडिया का ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? हाँ सर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है ना, ये मनीष नाम का व्यक्ति जो रेसिडेंट इन इंडिया है, तो ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, तो ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, इसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी से आपको क्वेश्चन आएगा, ये भी अपन ने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बखूबी डिस्कस करके लिया था। तो ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है।
बस ये बताना चाहता हूं थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या कोर्जन माना जाएगा? द आंसर इज यस, ऑल्दो लॉ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड को कोर्जन माना जाएगा करके, बट केस लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि हाँ भाई थ्रेट टू कमिट सुसाइड ये कोर्जन माना जाएगा। मॉड्यूल में कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और ये ऑक्शन सेल पे भी मैंने सुपर 80 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी मेरे सुपर 80 के अंदर क्वेश्चन पे दिया हुआ था, ये अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के समय डिस्कस किया था। ऐसे करके पूरा का पूरा 89 मार्क्स का सवाल आपको बना हुआ है अपने एसीटी के मटेरियल से। मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने ये बैच लिया था, रैपिड प्रिपरेशन बैच बोल रहा हूं जिसको, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिया था रैपिड प्रिपरेशन बैच, ये उसकी लिंक है, आप यहां पे भी इसको जाके चेक कर सकते हो। और इसी लिंक के नीचे मैंने आपको बताया था अदर रेलिवेंट लिंक्स आपके एग्जाम के लिए क्या है, तो इसमें मैंने रेफरेंस दिया था जून 24 लॉ मैराथन रेलिवेंट फॉर सितंबर 24 भी लिखा है, और यहां पे भी लिखा था जून 24 का 1 डे बिफोर एग्जाम, जो सिर्फ 9 घंटे के अंदर मैंने सारा किया था, रेलिवेंट फॉर सितंबर 24, और दोनों के लिंक दी थी। पूरा का पूरा पेपर आपका जो रैपिड प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच मैंने लिया था, जिसमें लगभग 2,500 लोग जुड़े हुए थे, और दूसरा जो हमारा 1 डे बिफोर जो 9 घंटे के अंदर मैंने कवर किया है। तो जो रैपिड प्रिपरेशन था वो 5 घंटे का था, ये 9 घंटे का, आप अंदाजा लगा लो 14 घंटे ही हो गए। और मेरा सुपर 80 का क्वेश्चन, इसके ऊपर से 89 मार्क्स के सवाल है। अकाउंटेबिलिटी आपके सामने है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहां से इसको बखूबी चेक कर सकते हो क्लिक कर करके कि मैंने क्या बोला था। बट इससे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि सर ऐसा है क्या कि फाउंडेशन की लॉ की तैयारी तो फिर यूट्यूब से ही हो जाएगी? भाई साहब ये तो वो चीजें हैं जो क्वेश्चन फंसे हैं, इसके बाद बहुत सारी चीजें होती, लिखना कैसे, कभी कभी प्रोविजन याद नहीं आता। तो मैं किसी भी एंगल से ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप यूट्यूब के सारे कंटेंट को देख लो और आप ऐसे पास हो जाओगे कि 80-89 मार्क्स का तो सवाल ही बन जाता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है कि भाई किस तरीके से आपने पढ़ाई की, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हुई कि नहीं, रिविजन आपका हुआ कि नहीं। जब आप रेगुलर कोर्स लेते हो तो एक कोई मेंटर आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपको पूरा प्रोसेस से समझा के जाता है, और जो मजा रेगुलर क्लास में है ना, वो कभी भी रिवीजन और इसमें हो ही नहीं सकता। रिवीजन में खोखलापन की ही तैयारी होती है, अगर आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो तो रिवीजन में खोखलापन जैसे ही तैयारी होगी, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। बट जब आप रेगुलर क्लास करने के बाद रिवीजन करते हो, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाती है। तो ये यूट्यूब के कंटेंट से पास होने के लिए मैं एक स्लैंग बोलता हूं कि चमत्कार को नमस्कार है। पढ़ लिए, तुक्का लग गया तो पास हो जाओगे, बट भाई साहब बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि खोखले पने की वजह से आप शायद इस पे क्लियर ना कर पाओ। तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा, गो फॉर द रेगुलर क्लासेस, पूरा रूट से सारी चीज को पढ़िए, मजबूती से पकड़ बनाइए, रिवीजन करिए, फिर उसके बाद आपका मैराथन और रिवीजन करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। 110% आपका एग्जाम इस प्लानिंग के साथ क्लियर होगा। आई होप ये आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। अगेन पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। अगर थोड़ा भी कंटेंट फ्रूटफुल लगा दोस्तों, जाते जाते लाइक करिए, और प्लीज कमेंट में बताइए आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि आपने सारे मटेरियल को एंजॉय किया हुआ है, आपको ये कितना फ्रूटफुल लगा हुआ है। क्योंकि आप जब कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, इससे दो चीज होती है, एक तो हम मोटिवेट होते हैं, दूसरा हमको और समझ में आता है कि हम कहां कहां इंप्रूव कर सकते हैं बच्चे के एंगल से, उसके एक्सपीरियंस को समझ के। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप देख ही रहे हैं कितना फ्रूटफुल कंटेंट इस चैनल के अंदर आते रहता है। दिस साइड सीएस अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।